हाय एवरीवन। चेक करते हैं आज की आपकी तैयारी कैसी है। और इकोनॉमिक्स के आज हम 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चंस बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने गलत और कितने आपको आते थे। ठीक है, चलिए 42nd डे है आज। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा ब्रेनेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, ब्रेटन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें से आपका आंसर होगा ओईसीडी। ठीक, आपने कर लिया होगा मुझे लगता है अटेम्प्ट मेरे बोलने से पहले पोज करके। अदरवाइज अगर मान लो, देखो मैं तो कंटिन्यूअसली बोलता रहूँगा, बीच में थोड़ा सा पोज ले लेता हूँ या फिर कुछ और एक्सप्लेन करने लगता हूँ, आंसर पहले नहीं बताता, ताकि आप पोज करके अपना आंसर सोच सको। ठीक, अब ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या है। ब्रेटन, सबसे पहले ब्रेटन वुड्स एक जगह है आपकी न्यू हैम्पशायर के अंदर। ठीक, और न्यू हैम्पशायर कहाँ है, यूएसए में। तो 1944 आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आता है कि दो ट्विन्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक, अब आपसे कोई भी पूछे कि ये कब आए, तो 1944 में किसके तहत आए, वो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में से वो आए, और इनको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ये 1961 में आया था ओईसीडी, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द इक्वालिटी बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, या मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा है, मार्केट में कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस वो होता है जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है किसी कंपनी का। वो देखो, इसका आंसर है इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, देखो मैं हर आसान भाषा में कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, बहुत टिपिकल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के अच्छे से समझ आए। तो मान के चलिए आपकी एक कंपनी है, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी आपकी कोई ना कोई लागत होगी, लेकिन उस लागत में आप कोई एक मार्जिन छोड़ के चलेंगे उसकी कॉस्ट में, तो उसको बोलेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। फिर आपको क्या लगता है कि आपने वो चीज़ मार्केट में बेच दी किसी प्राइस पे, उससे जो रेवेन्यू आया तो वो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब जो आपने कमाया अपनी चीज़ बेच करके, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन जब ये दोनों इक्वल होंगे तो किसी के कंपनी का भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज है। आपको मैं किसी दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कोई ऐसी चीज़ है जिसकी अपने जो कॉस्ट है आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने अपना प्रॉफिट कम रखा, और क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा थी उसके बावजूद आपने उसका प्रॉफिट कम रख के आपने मार्केट में बेच दिया, तो डेफिनेटली आपको जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, आपने रेवेन्यू कम कमाया। दूसरी चीज़, आपकी किसी चीज़ की कॉस्ट थोड़ी है, आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हो जिसकी लागत बहुत कम है, लेकिन अपना मार्जिन आपने कॉस्ट का बहुत ज़्यादा रखा और आपने वो चीज़ मार्केट में बेच दी। अब वो मार्केट में लोग खरीदेंगे ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि लोगों को क्या पता नहीं है कि मार्केट में और दूसरी चीज़ भी है जिसकी वैल्यू उससे, मतलब उसका प्राइस उस आपकी चीज़ से कम है, तो आपकी चीज़ कोई खरीदेगा नहीं, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा। ऐसी कंडीशन में ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल होंगी तो आपका प्रॉफिट
मैक्सिमाइज होगा, आपकी चीज़ें बैलेंस होंगी, और वही प्राइस होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक, मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। ठीक है, किसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच? सेल्स ऑफ बाटा शू कंपनी, एक्सपोर्ट्स ऑफ मैंगोज टू यूके, इनकम फ्रॉम रेलवेज, या इन्फ्लेशन इन इंडिया। दो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में जनरली हम देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो। अब इनका जो लिटरल मीनिंग है वो तो आप जानते हो कि माइक्रो होता है बिल्कुल सूक्ष्म छोटा, और मैक्रो होता है बड़ा, ये होता है छोटा। इन्होंने हमसे पूछा मैक्रो अप्रोच, बहुत बड़ी अप्रोच। देखो, जिसमें इंडिविजुअल का कोई लेना देना नहीं, या कोई छोटी मोटी कंपनी या कोई स्मॉल ग्रुप का कोई मतलब स्टडी ना हो, कोई इम्पैक्ट ना हो, तो वो होती है मैक्रो। और कोई इंडिविजुअल या फिर जैसे बाटा शू कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ जैसे इंडिविजुअल मैंगोज़ की बात हो रही है सर, ये क्या है, ये माइक्रो चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे रेलवेज़ का से इनकम है, बाकी और भी बहुत सेक्टर हैं, बहुत ही बड़े बड़े सेक्टर से, लाइक डिफेंस सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ से भी इनकम, तो उसको हम कंसिडर नहीं करें। लेकिन इन्फ्लेशन का पूरे भारत पर फ़र्क पड़ता है, पूरी भारत की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ ए मैक्रो थिंग। सो यहाँ पर जो मैक्रो अप्रोच है वो क्या हुई, इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंटरनल इकोनॉमीज, आंतरिक बचतें, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे हिंदी में। अराइज इन एन इकोनॉमी एज इट मेक्स प्रोग्रेस, accrue to a firm when it expands its output, arise when there is expansion in international trade, या arise when there is an expansion in industries। पहली बात, हमें इंटरनल इकोनॉमीज को समझना पड़ेगा। इंटरनल से तो हमें पता ही चल रहा है, किसी भी चीज़ की आंतरिक जो इकोनॉमी है उसके बारे में बात की गई, तो यहाँ पर जनरली जो बात हुई है वो है किसी कंपनी या इंडस्ट्री की बात हो रही है। जब भी कोई फर्म या इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है तो उसकी सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लाइक आउटपुट भी बढ़ेगा, उसका जैसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज़। वो तभी अराइज होती हैं जब एक्सपेंशन इन इंडस्ट्री। इसका ये भी एक आंसर हो सकता है, एक्रू टू ए फर्म व्हेन इट एक्सपेंड्स इट्स आउटपुट, ये भी इसी का एक दूसरा रूप है। ऑब्वियसली जब आउटपुट, देखो वैसे तो एक यूनिट है वो भी अपना आउटपुट बढ़ा सकती है, बट ये एक सबसेट है, इसका भी एक सबसेट है। नहीं तो जैसे मान लो कोई एक्सपेंड कर रही है कोई इंडस्ट्री, तो ये तो चीज़ पॉसिबल है ही कि भाई वो अपना आउटपुट एक्सपेंड करेगी। सो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मुझे लगता है, अराइज व्हेन देयर इज अ एक्सपेंशन इन इंडस्ट्री। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी इज, फ्री मार्केट इकोनॉमी की क्या विशेषता है? पब्लिक ओनरशिप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या है, रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल, कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन। फ्री मार्केट में जब एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन होगा, ये तो आप भूल के भी आंसर नहीं ही लगा सकते। और पब्लिक ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें देखो फ्री मार्केट की बात है, फ्री मार्केट में सब कुछ ऐसा है कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अगर किसी की चलेगी तो वो है कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर सोवरेनिटी। मैं आपको अगेन एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। एप्पल कंपनी, देखो हमने जितने इकोनॉमीज़ में बहुत बार एप्पल के फ़ोन्स का या एप्पल कंपनी का एग्जांपल लिया है। मैं बताता हूँ, एप्पल के आईफोन बहुत सालों से आ रहे हैं, ठीक, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जैसे मुझे लगता है कि 2011 के आसपास ड्यूअल सिम फ़ोन आना शुरू हो गए। ड्यूअल सिम एक्चुअली बहुत पहले से आ रहे थे चाइनीज़ फ़ोनों में, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 2010-11 के आसपास मेरे अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करवा दिया था ड्यूअल सिम फ़ोन। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो एप्पल ने बहुत सालों तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अभी रिसेंटली कोई ऐप आया है, आईफोन 14 या 13 में करवाया होगा, आई डोंट नो, मैं यूज़ भी नहीं करता। तो उन्होंने देखा कि जो लोगों का रुझान है, ठीक है, एक जो शो ऑफ करने वाली एक ग्रुप है वो तो आईफोन ले रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल लोगों तक भी हमें आईफोन की रीच पहुंचानी है तो हमें लोगों के अनुसार चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारे पास 2 सिम हैं, तो अगर आईफोन लेंगे तो हमें एक ही यूज़ कर पाएंगे,
तो इसीलिए उन्होंने कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली ड्यूअल सिम फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक, तो ये क्या हुआ, फ्री मार्केट में यही होता है कि भाई उन्होंने देखा भी कंज्यूमर को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वही चीज़ बनाएंगे। ठीक, चलिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन अलाउंस इज इक्वल टू ग्रोस जीडीपी, पर्सनल इनकम, एनएनपी या पर कैपिटा इनकम। देखो ये चीज़ें तो आपको पता है बिल्कुल साफ साफ नहीं है, पर्सनल इनकम भी नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि भाई किसी ग्रोस में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो वो क्या आएगा, नेट। ठीक, और ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है कि भाई अपनी जो फिनिश्ड गुड्स हैं जो उनकी जो वैल्यूज़ है उनको टोटल करके देखा जाए तो वो होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर जैसे मान लो बाइक ली है, बाइक लेने के बाद उस मान लो मैंने ली है 3 लाख की बाइक ले ली फॉर एग्जांपल, कोई बढ़िया सी बाइक सोच लो आप, तो जो मन करे, ठीक है, रॉयल इनफील्ड की, ट्रायम्फ की, जो भी वटेवर, तो 3 लाख की मान लो मैंने बाइक ले ली। अब वो जीएनपी में तो ऐड हो गई, लेकिन जैसे जैसे मैं वो बाइक चलाता गया, मान लो 1 साल हो गया मेरे को चलाते हुए, अब बाइक चलेगी तो कम से कम कुछ वीर एंड टियर होगा, घिसेगी, टायर घिसेंगे, उसके क्लच वायर चेन सब कुछ ना कुछ तो होगा, उसका डेप्रिशिएशन होगा। उसकी जो 3 लाख की वैल्यू है, अगर मैं 1 साल के बाद बेचने लगूँगा, क्या 3 लाख मुझे वैल्यू मिलेगी? अगर मैं रीसेल करूँगा नहीं मिलेगी। क्या पता कोई लेने वाला बोलेगा कि हाँ भाई मैं 2.3 लाख तक दे सकता हूँ। ठीक, तो अब ये हुआ क्या, ये 0.7 लाख का क्या हुआ, डेप्रीशिएशन। तो यही डेप्रीशिएशन अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, जिसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स की नेट वैल्यू आ जाएगी। द पंचायत समिति रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर इट्स फंक्शंस टू द ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा, जिला परिषद, अंचल पंचायत या जनपद पंचायत। अब देखो पंचायती राज सिस्टम क्या है, 3 टियर सिस्टम है। वैसे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे आया आई डोंट नो, बट चलो जब आया तो हम कर लेते हैं। तो जो पंचायती राज सिस्टम है 3 टियर सिस्टम है। जैसे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है पंचायत समिति, और उसके ऊपर होता है जिला परिषद। ठीक, जिला परिषद। हाँ, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 टियर सिस्टम, उसमें पंचायत समिति किसके के लिए अकाउंटेबल है, वो है जिला परिषद के। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिला परिषद। द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज के फॉर्म में भी ये पता होना चाहिए। 1 रुपये को छोड़ करके कोई नोट हो, कोई सिक्का हो, उसको इशू करता है आरबीआई का गवर्नर। मतलब आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, मैं धारक को 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक, ऐसे लिखा रहता है, उस पर साइन होते हैं गवर्नर के। ठीक, आरबीआई के गवर्नर के। लेकिन जो 1 रुपी है उसका नोट शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा, और देखा भी होगा तो उस पर आप कभी भी ध्यान देना। मेरे पास तो पड़ा हुआ है, मुझे मतलब वो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं कि भाई सिक्के इकट्ठा करने का, तो सिक्के के साथ साथ मैं नोट्स भी ऐसे इकट्ठा करता था। अब तो काफ़ी साल से नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जो पहले के इकट्ठा किए हुए हैं वो रखे हैं। तो उसमें 1 रुपये का नोट भी है। जब मुझे फर्स्ट टाइम इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैंने उस नोट को निकाल के उस पर चेक किया बाकायदा, तो उस पर साइन थे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक, उस टाइम पे जो भी हमारे सेक्रेटरी थे तो उनके साइन उस पर थे। और जो सिक्का है वो भी ऐसे ही भारत सरकार करके लिखा मिलेगा, आप देखेंगे तो। बाकी और किसी पे नहीं, और पे ऐसा नहीं लिखा मिलता, तो इस पे मिलेगी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982 या 84 में अकॉर्डिंग टू देख लेना, 1982 में इनका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और ये है नेशनल बैंक फॉर एरोनॉटिक्स लिखा है, एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, अकाउंटिंग रिव्यू, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये स्पेशल बैंक ग्रामीण लोगों के लिए ही बनाए गए थे, जिनकी रीच जो शहर के बड़े बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों
वहाँ तक नहीं है, तो उन लोगों के लिए नाबार्ड का गठन किया गया था ताकि लोगों को आसानी से लोन है, मुआवजा है, कुछ भी है, वटएवर, उनको प्रोवाइड किया जा सके। सरप्लस बजट इज, देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सरप्लस बजट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग, भाई सरप्लस बजट कब होता है? डिप्रेशन, जिसको मंदी बोलते हैं, बूम, तेजी या उछाल आए मार्केट में, वॉर या फेमाइंस, मतलब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। अब सरप्लस बजट सरकार के पास कब होता है? जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो, तो क्या हो जाएगा? सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। वो तभी सरकार करती है या तभी होता है जब इन्फ्लेशन हो, मतलब मार्केट में तेज़ी आए, या उछाल बोलते हैं जिसको, बूम का मतलब है यहाँ पे इन्फ्लेशन। जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा? प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो अब सरकार क्या करती है? टैक्स की फॉर्म में पैसा लोगों से छीन लेती है। छीन तो क्या लेती है, अपने तरफ खींचने लगती है, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी कम करने लगती है मार्केट में। तो पैसा लोगों के हाथ में कम बचेगा, कम बचेगा तो क्या होगा कि वो चीज़ें खरीदना बंद कर देगी। जो चीज़ ज़रूरी होगी सिर्फ वही लेगी, जो जिस चीज़ के बिना काम चल सकता है तो वो नहीं लेगी। इससे इसकी वजह से क्या होगा कि जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, जिसके रेट्स जो बढ़े हुए हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं है। बिना डिमांड के कोई खरीदेगा नहीं, तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों करेगी कोई भी कंपनी या जो भी है, कुछ भी चीज़ है तो उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा क्यों होगी? और जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, इट मीन्स डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, तो उसके प्राइस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो ये एक ऐसे सर्कल सा चलता रहता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर से आप इसको रिपीट करके सुन सकते हो, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि इस तरह की टिपिकल चीज़ें आप लोगों को समझाई जा सकें, जो कि जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझाई जा सके। चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।